बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम MGT 501 का लेक्चर नंबर 33 करेंगे, जिस पे हम स्ट्रेस पे बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने सेफ्टी देखी, हेल्थ देखी, अब हम स्ट्रेस पे देखते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज़ अ बॉडी नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन टू एनी डिमांड मेड ऑन इट। सो स्ट्रेस हम सबको ही पता है। सो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस भी होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म स्ट्रेस भी होते हैं हमारे लिए। सो मोस्टली हमारी जो है वो जॉब से रिलेटेड होते हैं। जब आप जॉब करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको किसी प्रोजेक्ट का स्ट्रेस ले लेते हैं आप। तो स्ट्रेस जो रिलेटेड होते हैं मेंटल डिसऑर्डर भी कर सकता है आपको। स्ट्रेस बहुत ही डेंजरस चीज़ है। सो स्ट्रेस रिलेटेड टू मेंटल डिसऑर्डर हैव बिकम अ फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑक्यूपेशनल डिसीज़। इसको ऑक्यूपेशनल डिसीज़ भी कहते हैं क्योंकि जॉब की वजह से ही मोस्टली लोगों को स्ट्रेस होता है। उसके अलावा ये स्ट्रेस की वजह से आपकी मौत भी हो सकती है, स्ट्रेस काजेज डेथ। इसके अलावा और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। आपको स्ट्रोक हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, कैंसर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती हैं, और स्ट्रेस इवन लेड टू सुसाइड। तो स्ट्रेस तो बहुत ही जो है वो डेंजरस है। तो हम देखते हैं कि स्ट्रेस के सोर्स क्या हैं। सबसे पहला है स्ट्रेसर। स्ट्रेसर वो पर्सन है, वो इवेंट है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल जॉब है, वर्किंग कंडीशन उसकी अच्छी नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो सारे भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसके अलावा पर्सनल फैक्टर्स भी हैं। फैमिली को कोई प्रॉब्लम, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, लिविंग कंडीशन की कोई प्रॉब्लम है, तो वो पर्सनल फैक्टर में आ जाता है। तो ये सभी स्ट्रेस के फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस की वजूहात हैं। जनरल एनवायरनमेंट भी है। जनरल एनवायरनमेंट भी स्ट्रेस की एक वजह है। एक्सेसिव नॉइस है, लाइक कहीं आपको बाहर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, नॉइस है, तो इस वजह से भी आपको स्ट्रेस हो जाता है। अब स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या हैं? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपकी जो भी क्विज हुआ था उसमें ये काफ़ी सारे MCQ जो है वो इस सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस से आए थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। अब स्ट्रेस के जो सिम्टम्स हैं वो चार तरह से हैं, चार तरह की इनकी टाइप्स हैं। पहले टाइप है शॉर्ट टर्म फिजिकल सिम्टम्स। शॉर्ट टर्म फिजिकल सिम्टम्स में क्या आता है? आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई है, स्वेटिंग हो रही है, आपकी स्किन कूल हो गई है, आपके हैंड ठंडे हो गए हैं, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, लाइक बटरफ्लाई इन स्टमक, ये एक प्रोवर्ब भी हम यूज़ किया गया है। आपको बहुत तेज़ आप सांस ले रहे हैं, आपको टेंशन है मसल में, आपका मुंह खुश्क हो गया है, डिज़ायर टू उल्टियाँ, डायरिया, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं ये सारी प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म फिजिकल सिम्टम्स में आ जाती हैं। आपसे MCQs में पूछा गया था कि आप एक एम्प्लॉय है, वो काम कर रहा है, उसके हाथ ठंडे हो गए हैं, तो ये कौन सा सिम्टम है? सो ये शॉर्ट टर्म सिम्टम था। तो इस तरह के MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक एम्प्लॉय है, उसकी एक्सीडेंटली उसकी जो है वो हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई है, तो ये कौन सा सिम्टम है? तो ये शॉर्ट टर्म सिम्टम है। तो शॉर्ट टर्म सिम्टम को आपने सारे ऐसे याद करने। उसके बाद हमारे पास है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म सिम्टम्स में क्या आता है? अस्थमा है, आपको बैक पेन है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, आपको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम भी हो सकता है, इसके जो रिस्क है, हाइपरटेंशन है, कोई एलर्जी है। सो ये सारे हमारे पास लॉन्ग टर्म फिजिकल सिम्टम्स में आ जाते हैं। तो ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। तो ये टॉपिक MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपके इंटरनल सिम्टम्स में क्या हैं? जैसे आप बहुत परेशान हैं, आप कंफ्यूज हैं, आप नर्वस हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, आपका मूड चेंज हो रहा है, आप डिप्रेशन में हैं, आप फ्रस्ट्रेशन में, आप हेल्पलेस हैं, रेस्टलेसनेस है। सो ये आप सो नहीं पा रहे, आपको नींद नहीं आ रही, आप और ज़्यादा अल्कोहल पी रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं। सो ये जब आप ईटिंग हैबिट आपकी चेंज हो रही हैं, आप मेडिटेशन पे और रिलाई कर रहे हैं, तो ये सारे आपके इंटरनल सिम्टम्स में आ जाता है। उसके बाद आपके बिहेवियर सिम्टम्स है। बिहेवियर सिस्टम में क्या है? आप बहुत तेज़ बात कर रहे हैं, आप बहुत ही बुरे तरीके से किसी से बात करते हैं, बहुत लाउड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप किसी से बुरे तरीके से बात कर लेते हैं, आप छोटी छोटी बातों में ओवर रिएक्शन करते हैं, आपकी वर्क हैबिट इंक्रीज़ हो रही हैं, तो इस तरह से आपकी एब्सेंटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं। सो ये सारे आपके बिहेवियरल सिम्टम्स हैं। उसके बाद आउटकम क्या होगा? स्ट्रेस से आउटकम यही होगा कि डिसीजन अच्छे से नहीं बना सकते, क्रिएटिविटी हमारे पास कम हो रही है, जो है वर्क टाइम हमारे पास जो है वो ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है, लॉस्ट हमारा हो रहा है, इंक्रीज टर्नओवर और बहुत सारी और सारी चीज़ें हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन पे स्ट्रेस की वजह से। सो ये टॉपिक हमारे पास इंपॉर्टेंट है। सो उसके बाद है स्ट्रेस इन जॉब परफॉर्मेंस। स्ट्रेस कैन इफेक्ट द जॉब परफॉर्मेंस इन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वेज। दोनों तरह से स्ट्रेस जो है वो आपकी जॉब परफॉर्मेंस पर इफेक्ट कर सकता है। पॉजिटिवली वह कैसे इफेक्ट करेगा? अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस होगा पॉजिटिव से, तो अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप उसको फ़ौरन गेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो नेगेटिवली इफेक्ट कैसे करेगा? आप बहुत ज़्यादा बटन ले लेते हैं कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, वो सारा काम मैंने करना है, तो ये आप पे नेगेटिव जो है वो स्ट्रेस का इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो बहुत सारे वेज हैं। सबसे पहले इसमें हाइप्नोसिस है। हाइप्नोसिस क्या है? ये चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अवेयरनेस एंड इंक्रीज रिलैक्सेशन दैट अलाउ फॉर इम्प्रूव फोकस और कंसंट्रेशन। इसमें बिल्कुल एक अवेयरनेस की स्टेट होती है जिसको आप रिलैक्स होते हैं, बिल्कुल तौर पर आपको रिलैक्स किया जाता है ताकि आप और फोकस कर सकें और बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। आपका फोकस और आपकी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए हाइप्नोसिस किया जाता है। उसके बाद है बायोफीडबैक। बायोफीडबैक एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर आप अपने बॉडी की फंक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने हार्ट रेट को, और डिफरेंट मशीन्स और
टेक्निक यूज़ की जाती हैं जिससे आप अपनी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। इसमें क्या होता है, इस टेक्निक के अंदर जो है वो मेंटल टेक्निक है। इसमें क्या होता है, आप अपने आइज़ क्लोज करते हैं और बिल्कुल कंफर्टली सिट करते हैं, मतलब आराम से बिल्कुल बैठ जाएं और अपनी आइज़ बिल्कुल क्लोज कर दें। तो इस टेक्निक से भी आपका स्ट्रेस जो है वो कम होता है। सो ये 3 जो है वो स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स हैं। उसके बाद हमारे पास है ये लेक्चर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये लेक्चर तो बहुत ही शॉर्ट था, तो हम अगला लेक्चर भी इसमें कवर करेंगे। की पॉइंट में आप देख सकते हैं, हमने सेफ्टी पे बात की, हेल्थ पे, स्ट्रेस पे, और बर्नआउट जो है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बायो फीडबैक यहाँ पर दोबारा लिखा हुआ है, यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं की पॉइंट्स में क्या लिखा हमने। द मेथड ऑफ लर्निंग टू कंट्रोल द बॉडीली प्रोसेस, जैसे ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, कंट्रोल करना जो है वो आपका बायो फीडबैक में आता है। आपसे एमसीक्यू से पूछा जा सकता है कि किस टेक्निक के अंदर आप अपनी ब्लड प्रेशर को और अपने हार्ट बीट रेट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो बायो फीडबैक है। ठीक है, उसके बाद हम अगले लेक्चर पर चलते हैं। हमारा लेक्चर नंबर 34 जो है वो बर्नआउट पे है। जॉब बर्नआउट एक ऐसा होता है कि आपको वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होता है, आपको काम की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, आप फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, किस तरह का भी आपको जो है वो जॉब स्ट्रेस होता है, वो आपका बर्नआउट में आ जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जो डेंजरस पार्ट ऑफ बर्नआउट इज़ कॉन्टेगियस। ये हमारे पास एमसीक्यूज में पूछा गया है, ये अभी क्विज में एमसीक्यूज आया था। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। बर्नआउट जो है वो उन लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं जो कोई जॉब कर रहे हैं, जिनका क्लोज रिलेशनशिप है किसी के साथ, तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स उन लोगों को ज़्यादा होती हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसमें क्या है कि आपका अपना कंट्रोल नहीं है, आप लैक ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, आपका बिलीफ इनकरेक्ट है, आपको लगता है कि चीज़ मैं सही नहीं कर रहा, शायद मैं गलत कर रहा हूँ। इसके अलावा ग्रोविट, जब आपकी नेगेटिव आप सोचना शुरू हो जाते हैं, मैं ये करूँगा तो नेगेटिव हो जाएगा, वो करूँगा तो नेगेटिव हो जाएगा, आपकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है। और इंक्रीज़ इन डिटेक्ट्स फ्रॉम ऑफ रिलेशनशिप भी आप दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे बर्नआउट के सिम्टम्स हैं। अब बर्नआउट को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, इसकी अवॉइड करने की कुछ मेथड्स यहाँ पर दिए हुए। सबसे पहले है रीवैल्यूएट गोल। अपने गोल को दोबारा बार बार अपने माइंड में रिपीट करें कि ये मेरे गोल है। अननेसेसरी कमिटमेंट्स को रिड्यूस करें, किससे आप कमिटमेंट कर रहे हैं तो आप अननेसेसरी, बिल्कुल गैर ज़रूरी कमिटमेंट्स को बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। स्ट्रेस मैनेजमेंट की स्किल को सीखें कि कैसे अपने स्ट्रेस को आप मैनेज कर सकते हैं, किस तरह आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमने ऊपर टेक्निक्स पढ़ी, आप वही टेक्निक यूज़ करके अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। फाइंड आउट वेदर द स्ट्रेस इज़ कमिंग फ्रॉम। आप ये ढूंढेंगे आपका स्ट्रेस आ कहाँ से रहा है, क्या वो फैमिली की स्ट्रेस है या क्या वो जॉब से आपको आ रहा है, स्ट्रेस आ कहाँ से रहा है। उसके बाद अपना हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं। उसके बाद आप रेस्ट दें अपनी बॉडी को, बैलेंस डाइट जो है वो आप एक अच्छी बैलेंस में आप डाइट यूज़ करें। उसके बाद आप एक्सरसाइज करें, कैफ़ीन और अल्कोहल को बिल्कुल लिमिटेड कर दें, बिल्कुल ही आप ना लें। उसके अलावा आप अपनी हॉबीज़ को और डेवलप करें, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो वाली हॉबीज़ करें, जिसमें आपको अच्छा लगता हो, जो करके जिससे आपको खुशी मिले। अपने आप को प्लेजर दें, रिलैक्स करें, तो इससे आप अपने बर्नआउट को अवॉइड कर सकते हैं। मतलब खुद को टाइम दें, इससे आपके बर्नआउट बहुत कम हो जाएंगे और आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास एक नया टॉपिक है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज है दो लोगों के दरमियान में, जहाँ पर दूसरे बंदे को आपकी बात का मतलब अच्छे तरीके से समझ आ चुका हो और वो आगे से बदले में आपको रिस्पॉन्ड भी करे। ये होती है मुकम्मल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ये नहीं है कि आपने अपना मैसेज तो दे दिया, अब उस बंदे तक पहुँचा नहीं पहुँचा, उसने रिस्पॉन्ड किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम्युनिकेशन होगी। नहीं, ऐसे कम्युनिकेशन नहीं होती। कम्युनिकेशन एक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन है जिस दो लोगों के दरमियान में, दो ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, जहाँ पर क्या है कि दूसरा बंदा आपकी बात को समझे, आपकी मीनिंग को समझे, उसके बाद आपको रिस्पॉन्ड भी करे। ये होती है कम्युनिकेशन। उसके बाद फैक्ट क्या है। फैक्ट आर अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ऐसे पीस होते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं और डिस्क्राइब कर सकते हैं। और फीलिंग्स क्या होते हैं, लोगों के इमोशंस होते हैं, जो किसी भी डिसीजन पर उनका रिस्पॉन्स होता है वो उनकी फीलिंग्स होती हैं। उसके बाद इसके प्रोसेस क्या है। कम्युनिकेशन प्रोसेस के 5 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला तो है इन्फॉर्मेशन सोर्स, सिग्नल है, ट्रांसमिशन है, डेस्टिनेशन और रिसीवर है, और फिर नॉइस है। कम्युनिकेशन तब स्टार्ट होती है जब सेंडर कोई मैसेज जो है वो रिसीवर को भेजता है। सेंडर जो है वो उसको इनकोड करता है मैसेज को एक किसी भी कम्युनिकेशन चैनल के ज़रिए। कम्युनिकेशन चैनल होता है बीच में जो सेंडर के मैसेज को इनकोड करता है। इसको डायग्राम के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोसेस को देखें। सबसे पहले सेंडर ने मैसेज भेजना है अपने रिसीवर को, ठीक है। यहाँ पर अब सेंडर क्या करेगा, मैसेज को इनकोड कर देगा ताकि उसका रिसीवर उसके मैसेज को अंडरस्टैंड कर सके। सेंडर ने सबसे पहले मैसेज को इनकोड कर दिया किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी तरह से। उसके बाद यहाँ पर एक चैनल है बीच में जो इन दोनों को कम्युनिकेट करने में इनकी हेल्प करेगा। जैसे अगर दो बंदे कॉल पे बात करें तो टेलीफोन बीच में एक चैनल के तौर पर एक्ट करेगा जो उन दोनों की कॉल को कनेक्ट कर रहा है। उसके बाद जो है रिसीवर को डाटा मिल जाता है। अब रिसीवर जो है वो डिकोड कर लेता है मैसेज को और मैसेज उस तक पहुंच जाता है। इसके अलावा मैसेज पहुंचने के बाद वो उसको फीडबैक भी देगा, तब ये कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी। अब जब सेंडर का मैसेज रिसीवर तक आ रहा है तो बीच में एक नॉइज़ जो है फैक्टर हो सकता है कि बीच में नॉइज़ हो रही हो। इसके अलावा जब रिसीवर सेंडर को फीडबैक देता है तो यहाँ पर भी नॉइज़ हो सकती है।
नॉइज़ कोई भी बैरियर है जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आता है, वो कोई भी बैरियर को हम नॉइज़ कहते हैं। और जब फीडबैक हो रही है तो उसे हम 2 वे कम्युनिकेशन भी कहते हैं कि कम्युनिकेशन 2 वे हो रही है, क्योंकि उसमें फीडबैक भी है तो कम्युनिकेशन 2 वे है। अगर फीडबैक नहीं है, ये पूरा चैनल इस तरह से नहीं वर्क करा, तो ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी। कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव होगी जब ये डायग्राम में जो है ये फुलफिल होगा। उसके बाद इसके अलावा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी की जा सकती है। लाइक जो लोग बोल नहीं सकते वो भी तो कम्युनिकेट करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन से करते हैं, बॉडी पोस्चर से, और अपनी मीनिंग्स को दूसरे तक लोगों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है विदाउट द यूज़ ऑफ रिटन और स्पोकन वर्ड्स के बगैर होती है, रिटन वर्ड भी नहीं होता। इस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बहुत खामोश कम्युनिकेशन है, लेकिन पावरफुल भी होती है, लोग दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं बगैर बोले। सो फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी पोस्चर से वो दूसरे को बताने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है किनेसिक्स। किनेसिक्स है स्टडी ऑफ द बॉडीज थ्रू पोस्टर। ये जो है वो स्टडी है जिसमें आप बॉडी के पोस्टर्स को पढ़ते हैं, जेस्चर को पढ़ते हैं, आप हेड की मूवमेंट को और सिमिलर एक्शन को पढ़ने की कोशिश करते हैं इस स्टडी के अंदर, ताकि जो लोग बोल नहीं सकते वो भी एक दूसरे से कम्युनिकेट अच्छे तरीके से कर सकें। उसके बाद इसमें जो बैरियर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, वो हमने पढ़ लिए थे पहले, तो हम दोबारा देख लेते हैं। इफेक्टिव बैरियर जो है वो सबसे बड़ा जो बैरियर है वो नॉइज़ ही है। उसके बाद इंडिविजुअल बैरियर भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर भी हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक है एक्टिव लिसनर। अगर एक्टिव लिसनर है तो ये है बैरियर को कम करने का तरीका। इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स को कम करने का जो है, मिनिमाइज़ करने का जो तरीका है वो एक्टिव लिसनिंग ही है। उसके बाद फीडबैक है। फीडबैक जो है वो आपका बिहेवियर और आपका इफेक्ट बता देता है कि आपने क्या फील किया है इस को पढ़ने के बाद, इस सारे उस मैसेज को रिसीव करने के बाद। ठीक है, सो ये चीज़ें खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, इसे हम इसको स्किप कर देते हैं। उसके बाद हम कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो इसको इंप्रूव करने के जो 3 तरीके हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को डिसीजन मेकर के लिए आप अवेलेबल करते हैं। आप एम्प्लॉय को कोई हैंडबुक दे देते हैं, कोई रिटन कम्युनिकेशन उनको मेमोज या कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे देते हैं, न्यूज़ लेटर, बुलेटिन बोर्ड्स, ये आप उनको दे देते हैं ताकि वो रिटन तौर पर उसको लिखा हुआ उनके पास जब होगा तो अच्छे तरीके से आपकी कम्युनिकेशन और अच्छे तरीके से पहुँच सकते हैं। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो उसके अंदर मेमोज और लेटर भी आते हैं, और इसके अलावा जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, न्यूज़ लेटर, बुलेटिन बोर्ड ये सारे आ जाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। जैसे आप प्रोजेक्टर पे किसी इन्फॉर्मेशन को शेयर करें अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, आप प्रोजेक्टर पे उनको दिखाएं, आप कंप्यूटर इस्तेमाल करें, लैपटॉप इस्तेमाल करें, तो वो सारे इलेक्ट्रॉनिक आ जाते हैं। इसके अलावा आप मीटिंग भी अरेंज कर सकते हैं। मीटिंग जो है वो फेस टू फेस मीटिंग होती है कम्युनिकेशन की, 2 लोगों के दरमियान में, 2 एम्प्लॉय के दरमियान में भी आप कर सकते हैं, ताकि सारे एम्प्लॉय जो है वो अपना एक स्पेसिफिक एजेंडा वहाँ पर दिखाएं, सब एक दूसरे को गाइड कर सकें, एक दूसरे से बात कर सकें। जब फेस टू फेस लोग होते हैं तो ये ज़्यादा आसान हो जाता है। सो मीटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एम्प्लॉय का फीडबैक लेना है। फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको एम्प्लॉय फीडबैक देता है तब भी आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि उसको आपका मैसेज रिसीव हुआ है मुकम्मल तौर पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन में या नहीं। अगर उसको मैसेज नहीं आपका अच्छे तरीके से मिला तो आपको फीडबैक देगा कि मुझे मैसेज नहीं मिला, और अगर मिल गया है तभी वो आपको अच्छी फीडबैक देगा। उसके बाद एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम, ये वही हमने पीछे भी पढ़ा था कि आप क्या करते हैं इसमें, आप एम्प्लॉय की पर्सनल प्रॉब्लम के साथ डील करने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो। किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से उसकी परफॉर्मेंस कभी भी कम ना हो, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस है, कोई ड्रग अब्यूज़ है, कोई अल्कोहल कोई प्रॉब्लम है, कोई ईटिंग डिसऑर्डर है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप अपने एम्प्लॉय की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि इन प्रॉब्लम्स की वजह से उसकी परफॉर्मेंस ख़राब ना हो। उसके बाद फॉर्मल कम्युनिकेशन भी है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो जो फॉर्मली होती है उसके अंदर हम ऑफिशियली जो बात करते हैं वो हमारे पास लाइक स्ट्रक्चर और चार्ट और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में होती है तो वो फॉर्मल होगी, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो आउटसाइड द फ्रेम ऑफ चेन ऑफ कमांड से हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बाकी चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। उसके बाद हमारे पास लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है कि ये सब ऑर्डिनेट से लेकर सुपरवाइजर तक जाती है आपकी इन्फॉर्मेशन। सो अपवर्ड कम्युनिकेशन कैन बी इनकरेज बाय सोशल गैदरिंग से, इसको इनकरेज किया जा सकता है यूनियन पब्लिकेशन से, रेगुलर मीटिंग से, परफॉर्मेंस अप्रेजल मीटिंग से, और एटीट्यूड सर्विस और सजेशन सिस्टम से, ओपन डोर पॉलिसी से आप इनको, और ईमेल के जरिए से अपवर्ड कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम सुपरवाइजर टू सबऑर्डिनेट ऑन सब्जेक्ट, सुपरवाइजर से लेकर सबऑर्डिनेट तक जाती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जा सकता है कि किस कम्युनिकेशन में ऐसा होता है। उसके बाद हमारे पास हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को लिटिल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ऐसे मैसेज डिपार्टमेंट और पीपल एक सेम डिपार्टमेंट के आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में आ जाता है। अब HRM से कम्युनिकेशन का क्या ताल्लुक है वो देखते हैं। HRM डिपेंड अपॉन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। HRM जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन पर डिपेंड कर रही है, लाइक स्टाफिंग है, कंपनसेशन है, परफॉर्मेंस है, अप्रेजल है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, ये सारी
सारी चीज़ें हमने HRM में पीछे पढ़ ली हैं। इन सब में इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमने हैंडबुक भी पीछे पढ़ लिया। उसके बाद कम्युनिकेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को हैंडबुक दे सकते हैं, बुलेटिन बोर्ड, कंपनी न्यूज़ लेटर दे सकते हैं, कंपनी वाइड मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, डिजिटल मीडिया और सोर्स ऑफ मीडिया और कम्युनिकेट करके, ये सारे जो है वो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन से। सो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेथड टू कम्युनिकेट कौन कौन से हैं, तो ये सारे हैं। सो ये सारे आप लिख सकते हैं उसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर इन कोड और डी कोड की बात की गई है की टर्म्स में, तो हम ये भी देख लेते हैं। प्रोसेस बाय विच अ सेंडर पुट्स अ मैसेज इनटू सर्टेन फॉर्मेट, एक ऐसे फॉर्मेट में वो मैसेज जो है वो आपका सेंडर सेट करता है कि जो सिर्फ रिसीवर ही रिसीव कर सके, कोई दूसरा बंदा उसको रिसीव ना कर सके। इसके बाद डिकोडिंग में क्या होता है, डिकोडिंग में आपका रिसीवर उसी मैसेज को ट्रांसलेट करता है जो सेंडर ने भेजा होता है, उसको अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में बनाता है और उसको अंडरस्टैंड करके आपको फीडबैक देता है। सो यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 34 कंप्लीट हो गया है। तो आज हमने लेक्चर नंबर 33 और 34 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस MGT की तैयारी